गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। की हाल चाल सारे दे वधिया, सारे फैमिली मेंबर्स? कोई दिक्कत तो नहीं है? बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया सर, आप सुनाओ कैसे हो, कैसा लग रहा हूँ? बढ़िया नहीं लग रहा? कभी तो नाले को तारीफ कर दिया करो कि हाँ सर आज आप अच्छे लग रहे हो। एक सिंगल बच्चा भी प्रोफेशनल का नहीं है कभी यही बोल दे कि सर कितने बढ़िया लग रहे हो। यार आपके प्यार से मैं चलता हूँ, आप अगर मुझे मोटिवेट करोगे ना, आपको नहीं पता मैं आपके लिए जान भी दे दूंगा। सही बता रहा हूँ सर, मजाक मेरी बात है ना, मजाक मत समझा करो। आपको मैं इतना दिल से प्यार करता हूँ, सोच भी नहीं सकते इतना दिल से प्यार करता हूँ मैं। चलो इधर सुना ध्यान से, आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 5 आज हमें स्टार्ट करना है जी। आज हमें सेशन नंबर 5 आज हमें स्टार्ट करना है। अच्छा, लास्ट सेशन में ना हमने आपके आईसीएसआई के जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने कहा था मैं सारे वो कराऊंगा, क्योंकि आपके मॉड्यूल में 100 से 150 पेज ऐड हुए हैं। अब उसमें जो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सारे हम डिस्कस करेंगे। और आपने अगर घर से, मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर बताया भी था कि आज हम करेंगे कॉम्पोजिट स्कीम का चैप्टर, और एक हम करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर। आपने अगर कॉम्पोजिट स्कीम के क्वेश्चन अगर थोड़े बहुत घर से देखे होंगे ना, आपने देखा होगा इंस्टीट्यूट ने सारे आंसर गलत दिए हुए हैं। अच्छा, कई बच्चे ना मुझे ये मैसेज कर रहे हैं कि सर जो इंस्टीट्यूट ने आंसर गलत दिए हुए हैं, तो अगर हम एग्जाम में नए वाले आंसर लिख के आएंगे तो क्या इंस्टीट्यूट नंबर नहीं काट लेगा? सर नंबर क्यों काटेगा? नालायको, अगर आपने मॉड्यूल ध्यान से देखा हो ना, मॉड्यूल के फर्स्ट पेज में लिखा है कि हमसे गलती हो सकती है, उस गलती को आप लोगों ने सही करना है। तो हमें जो आंसर लिखने हैं वो तो एज पर रिवाइज लो लिखने हैं ना। अब इंस्टीट्यूट से गलती जानबूझ के नहीं हुई, उन्होंने क्या किया, पुराने क्वेश्चन उठा के डाल दिए। अब पुराने क्वेश्चन उठा के डाल तो दिए, उसमें डेट भी पुरानी है, प्रोविजन भी पुराने हैं। तो आपको मैं दिखाऊंगा, देखो कहाँ कहाँ गलती है, वो सारी गलती आज हम सही करेंगे। तो आज हमें 2 चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिकल हो, प्रोविजन बेस हो, कोई भी हो, मतलब सारे क्वेश्चन आज हमें करने हैं। एक तो कॉम्पोजिशन स्कीम वाले और एक टाइम ऑफ सप्लाई वाले। इन दोनों चैप्टर में जो क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में दिए होंगे ना, नए वाले मॉड्यूल में, वो सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है नहीं? अच्छा, लास्ट सेशन में सप्लाई के चैप्टर के क्वेश्चन हमने किए थे, और एक जो हमारा बेसिक चैप्टर था उसके हमने क्वेश्चन किए। मतलब दोनों चैप्टर आपने, उम्मीद करता हूं, कंप्लीट कर लिए होंगे। जिस बच्चे ने स्टूडेंट दरबार नंबर मेरे ख्याल से 3 था, अगर वो नहीं देखा तो पहले वो देख लेना, फिर आज का हम सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी? करें स्टार्ट? पक्का पक्का? बच्चा कह रहे हैं हाँ सर कर लो स्टार्ट जी। इधर देखो ध्यान से। अब अगर मैं आपके मॉड्यूल के ऊपर आता हूं, एक बार मॉड्यूल अपना खोल लेना जी। अगर मैं आपके मॉड्यूल के ऊपर आऊं, कॉम्पोजिट स्कीम वाला चैप्टर कहाँ पे है? आओ जी, एक बार मैं उसको खोल लेता हूँ। फाइल बंद कैसे हो गई थी? मैं नहीं खेलूंगा ऐसे। ये फाइल तो मैंने ओपन करके रखी थी। ये लो जी, ये लो जी, इधर देखो ध्यान से। अब यहां से हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपके इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है सर। आप इसको वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल नया मॉड्यूल है, फाइनेंस एक्ट 2020 का है। बट जो आपके कॉम्पोजिट स्कीम के चैप्टर दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, उसमें इन्होंने काफी सारी गलतियां की हैं। इवन ये लगा लो, जितने क्वेश्चन दिए ना, जितने क्वेश्चन दिए उन सबके आंसर गलत हैं। अब वो गलत क्यों हैं, कैसे हैं, उसके रिवाइज आंसर क्या होंगे, वो सारी बातें आज हम आराम से डिस्कस करेंगे। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भाग दौड़ नहीं है। इधर देखो ध्यान से। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं ना, एक बार क्वेश्चन नंबर 1 देखना, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 ये बात कहना चाह रहा है, मिस्टर ए रिटेलर प्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर। मतलब मिस्टर एक रिटेलर हैं, प्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर, वो आपकी कुछ इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं जी। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, परचेज ऑफ गुड्स ₹30 लाख, आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ ₹2 लाख परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। सेल ऑफ गुड्स है 49 लाख का। ही हैज ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिट स्कीम, शो द ट्रीटमेंट इन जीएसटी एज्यूमिंग दैट रेट अंडर जीएसटी 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी कॉम्पोजिट स्कीम एंड 9% सीजीएसटी और एसजीएसटी रेगुलर स्कीम। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है सर, आप मुझे आंसर दोगे? उम्मीद करता हूं आपने कॉम्पोजिट स्कीम का चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। आपको मैं थोड़ा बहुत रिकॉल करवा दूं। याद करो, आपने क्लास में किया होगा कि अगर मैं कॉम्पोजिट स्कीम ले रहा हूं तो पूरा एक्ट ओवरऑल कर दूंगा 9394 छोड़ के। मतलब सेक्शन 10 हमारा कॉम्पोजिट स्कीम का ये बात कहता है कि पूरे एक्ट के जितने प्रोविजन है ना, वो सारे के सारे ओवरऑल हो जाएंगे 9394 छोड़ के। 93 में क्या था? रिवर्स चार्ज था। 94 में क्या था? रिवर्स चार्ज था। इट मीन अगर कॉम्पोजिट स्कीम है और अगर वो 9394 में कवर होगी ना, तो कॉम्पोजिट स्कीम वाले को भी जीएसटी देना पड़ेगा, बस ये बात ध्यान देना। अच्छा, कॉम्पोजिट स्कीम याद करो, मैंने क्लास में बताया था कि कॉम्पोजिट स्कीम जो होती है ना, आपकी इनवर्ड सप्लाई पर एप्लीकेबल नहीं होती, आउटवर्ड सप्लाई पर एप्लीकेबल होती है। मतलब जो भी आउटवर्ड सप्लाई करूंगा, वो जितने की आउटवर्ड सप्लाई करूंगा ना, उस पर कंसेशनल रेट एप्लीकेबल होंगे। और जो भी आपने कोई सामान परचेज किया होगा, उस पर जो भी आपने जीएसटी पे किया होगा, उसका कोई भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। बट अगर ऐसी कोई इनवर्ट सप्लाई है जो 9394 में कवर है, तो कॉम्पोजिट स्कीम वाला भी जीएसटी पे करेगा, बस ये बात ध्यान देना। अब यहाँ पे एक बात मुझे सोच के बताना जी। पहली बात तो 49 लाख की सेल की है।
अब अगर 49 लाख की सेल की है तो 0.5% CGST और 0.5% SGST लगा दोगे, तो आप क्या करोगे, 49 लाख पे 0.5 तो लगा दोगे CGST और यहाँ पे 0.5 लगा दोगे IGST। तो अगर मैं 49 लाख का यहाँ पे 0.5% निकालूंगा तो मेरे ख्याल से 24,500 रुपये आपका CGST निकल के आएगा और 24,500 रुपये क्या निकल के आएगा, SGST, ये आपका निकल के आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अब एक बात मैंने सोच के बताना सर, एक बात मैंने सोच के बताना, अगर कोई सामान मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेस की है, सोच समझ के बोलना, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं क्योंकि मैं कॉम्पोजिट स्कीम में कवर हूं, और अगर कोई सामान मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेस किया है तो क्या उस हर केस में 94 लगेगा? आंसर इज नो सर। 94 याद करो, 94 में गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर कोई गुड्स और सर्विस नोटिफाइड होंगे और अगर पर्सन नोटिफाइड होंगे ना, उस केस में 94 लगेगा। अब पर्सन नोटिफाइड में लिखा हुआ है, अगर कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन को नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड सर्विस की सप्लाई करेगा, उस केस में 94 का रिवर्स चार्ज लगेगा। और याद करो मैंने क्लास में कहा था कि 94 में एक रियल एस्टेट सर्विस है, मतलब जो बिल्डर की सर्विस होती है, कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस होती है, नॉर्मली 94 में वही कवर होती है। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला कि आपने 2 लाख रुपए का सामान परचेस किया अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, इसने कुछ नहीं कहा ये अनरजिस्टर्ड डीलर कौन है, इसने कुछ नहीं कहा ये जो कॉम्पोजिट स्कीम वाला है ये सप्लाई किसकी ले रहा है, कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये लिख दिया कि आपने गुड्स परचेज किया अनरजिस्टर्ड डीलर से। अब ये गुड्स 94 में नोटिफाइड है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, ठीक है नहीं। उसके बाद ये पर्सन 94 में नोटिफाइड है या नहीं है वो मुझे नहीं पता। तो अगर 94 के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो क्या मैं 94 एप्लीकेबल करूंगा? आंसर इज नो। बट हमारे इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे 94 एप्लीकेबल कर दिया। अगर आप इंस्टीट्यूट का आंसर चेक करोगे ना, आप एक बार आंसर चेक करना, उसने कहा 24,500 और यहाँ पे टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, जो इन्होंने यहाँ पे गलत किया हुआ है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा सर, क्योंकि 94 हर केस में एप्लीकेबल नहीं होता। 94 तभी एप्लीकेबल होता है अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर नोटिफाइड गुड्स या नोटिफाइड सर्विस अगर स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेगा, उस केस में 94 लगेगा। तो या तो इन्होंने अपनी तरफ से ही एजम्पशन ले ली है कि ये गुड्स जो होंगे वो नोटिफाइड होंगे, या इन्होंने अपनी तरफ से एग्जाम्पशन ले ली है कि भैया 94 में कवर है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 94 में कवर नहीं होना चाहिए सर। अगर 94 में कवर है तो मैं एजम्पशन लिख के आऊंगा कि भैया मेरे अकॉर्डिंग ये गुड्स नोटिफाइड हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये पर्सन नोटिफाइड है, तब जाके 94 लगेगा। और अगर 94 लगेगा उस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा, नहीं तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। तो पहले क्वेश्चन में क्या गलती है, मैंने दोबारा बोलो जी। पहले क्वेश्चन में सर क्या गलती निकल के आ रही है? पहले क्वेश्चन में गलती निकल के आ रही है कि मेरे कोडिंग इंस्टीट्यूट ने जो 94 का रिवर्स चार्ज लगाया है, वो 94 का रिवर्स चार्ज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 94 का रिवर्स चार्ज हर केस में एप्लीकेबल नहीं होता। याद करो आपने क्लास में किया भी था सर, 93 में काफी सारे गुड्स नोटिफाइड है, 93 में काफी सारी सर्विस नोटिफाइड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट 94 में अभी काफी सारे गुड्स और काफी सारी सर्विस तो है ही नहीं। तो अगर मैं ये कैसे मान लूं कि अगर मैंने अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया तो वो 94 में ही कवर होगा? बट हाँ, इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया है, तो अगर आपको यही आंसर लिख के आना है तो आप एजम्पशन लिख के आओगे कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये गुड्स भी 94 में कवर है, ये पर्सन भी 94 में कवर है, उसके बेसिस पे, एजम्पशन बेसिस पे हम इसको 94 में कवर करके आ रहे हैं, तब जाके रिवर्सल लगेगा। और अगर किसी बच्चे ने एजम्पशन नहीं लिखी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आंसर में कांटा बजेगा, क्योंकि हर केस में 94 यहां पे एप्लीकेबल नहीं होता, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है। अब ये इंस्टीट्यूट ने पता क्या किया, इंस्टीट्यूट ने उस टाइम का क्वेश्चन दे दिया जब 94 में सिंपल सी बातें लिखी होती थी। बट अब 94 बहुत चेंज हो चुका है सर। जब 94 स्टार्टिंग में आया था ना, तो स्टार्टिंग में यही लिखा था, अनरजिस्टर्ड सप्लायर पर रजिस्टर्ड सप्लायर को मतलब सप्लाई करेगा, 94 लग जाएगा। 94 में स्टार्टिंग में लिखा यही था, अनरजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड सप्लायर को मतलब अगर कोई सामान देगा उस केस में रिवर्सल लग जाएगा। बट 94 में अब ये नहीं लिखा। 94 की सारी लैंग्वेज ही चेंज हो चुकी है, और अगर 94 की लैंग्वेज चेंज हो चुकी है तो उस केस में अगर मैं 94 लगा दूंगा तो कहीं ना कहीं आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है जी। अब बच्चा कह रहा है हमें ये बताओ हमें करना क्या है सर एग्जाम के लिए। अगर ये सेम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन जाए, इसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, इसमें मुझे दिक्कत है, ठीक है। मैं ये गाइड करूंगा, अगर 94 लगा के आना है आप एजम्पशन लिख के आओगे, अगर एजम्पशन नहीं लिख के आ रहे तो ट्रीटमेंट सिर्फ ये होगा, तो बिना बात के इसको 94 में कवर मत करना सर, आंसर सही नहीं बनेगा। आप चेक कर लो, 94 आपकी बुक में दिया होगा, 94 में हर अनरजिस्टर्ड सप्लायर या कोई भी गुड्स कवर नहीं होता, स्पेसिफाइड गुड्स कवर होते हैं,
स्पेसिफाइड सर्विस कवर होती है, और जिसको वो सामान मिल रहा है वो भी नोटिफाइड होना चाहिए। तो चेक करो 9(4) के सिवाय कहां लिखा है। ठीक है, तो अगर इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया है, भला है बुरा है जैसा भी है सर, मेरा पति मेरा देवता है, हम एजम्पशन लिख के आएंगे, एजम्पशन के बेस पे 9(4) लिख के आएंगे, बिना एजम्पशन के मैं 9(4) नहीं लिख के आऊंगा, बस ये पर ध्यान देना। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया जी। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आना। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है ए पर्सन अवेलिंग कॉम्पोजिट स्कीम ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर क्रॉस द टर्नओवर ₹100 लाख। अब सोच के बोला 100 लाख की जो ये लिमिट दे रहे हैं, ये उस टाइम की बात है जब इसमें 100 लाख की लिमिट होती थी। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है जी, कॉम्पोजिट स्कीम में अब 100 लाख की लिमिट है, 150 लाख की लिमिट है, 150 लाख की लिमिट है, तो यहां पे ना 100 लाख की बजाय ना इनको 150 लाख करना चाहिए। बच्चा कह रहा है सर छोटी छोटी गलती हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? सर बातें छोटी मोटी गलती की नहीं है, बातें यह है कि अगर एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन गया तो कई नालायक बच्चे ऐसे होंगे जो मॉड्यूल रेफर कर रहे होंगे, वो आंसर गलत ना कराएं। और आप में से भी कई बच्चे होंगे जो मे भी सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, मॉड्यूल के बेस पे कर रहे होंगे, और अगर गलत आंसर लिख के आओगे तो नंबर गलत ही मिलेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने साफ साफ कह रही हमसे गलती हो सकती है, वो गलती आप रिवाइज कर लेना अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कोई 100 लाख की बात नहीं होगी, 150 लाख की बात होगी। 75 लाख नो डाउट स्पेशल स्टेट में है, वो कह रहे हैं 100 लाख की लिमिट क्रॉस हो चुकी है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर। ठीक है, दैट इज द से ही क्रॉस द टर्नओवर इन दिसंबर, उसने दिसंबर में टर्नओवर लिमिट क्रॉस कर दी है। विल ही बी अलाउड टू पे कॉम्पोजिट स्कीम फॉर द रिमाइंडर ऑफ द ईयर दैट इज टिल 31 मार्च? आंसर इज नो। याद करो आपने कॉम्पोजिट स्कीम के चैप्टर में किया था सर, जैसे ही 150 लाख की लिमिट क्रॉस होगी, मैंने कहा था जैसे ही 150 लाख की लिमिट क्रॉस होगी उसके बाद के जो भी इनवॉइस होंगे वो नॉर्मल स्कीम में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर दिसंबर में लिमिट क्रॉस हुई है मार्च तक कॉम्पोजिट स्कीम चलेगी, गवर्नमेंट कहती नहीं। मतलब जहां तुम्हारी 150 लाख की लिमिट क्रॉस होगी ना, उसके बाद की जो भी सप्लाई होगी वो नॉर्मल सप्लाई में कवर होगी, बस ये बात ध्यान देना। तो उसने मुझसे क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कह रहे हैं दिसंबर को लिमिट क्रॉस हो गई है तो क्या ये स्कीम मार्च तक एप्लीकेबल होगी? आंसर इज नो, ये स्कीम आपकी दिसंबर में ही खत्म हो जाएगी। अगली सप्लाई जो करोगे जनवरी से, वो सारी की सारी नॉर्मल सप्लाई होगी, उस पे जीएसटी लगेगा, उस परचेज पे आईटीसी क्लेम करोगे, जैसी नॉर्मल स्कीम के अंदर बातें होती हैं वैसी सारी बातें होंगी। क्यों? आपकी कॉम्पोजिट स्कीम जो है वो दिसंबर में खत्म हो चुकी है। तो रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, ऐसा लो में कहीं नहीं लिखा कि पूरे साल कॉम्पोजिट चलेगी। लो में ये लिखा है 150 लाख तक चलेगी, जहां 150 लाख की लिमिट कवर होगी उसके बाद ही नॉर्मल स्कीम में आ जाओगे, बस ये बात ध्यान देना। तो देख लो जी एक बार इसका आंसर, देखो आंसर में क्या लिखा है। आंसर में लिखा है ना कि नो ऑप्शन, यहाँ पे अब 150 लाख कर लेना जी, यहाँ पे सही कर लेना इसका आंसर, यहाँ 150 लाख आएगा और यहाँ पर भी 150 लाख आएगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं, दोनों में कहीं ना कहीं गलती है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर रिवर्स चार्ज वाला केस गलत दिया हुआ है विदाउट एजम्पशन, जबकि हमें एजम्पशन लिखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में 100 लाख की लिमिट दी है, जबकि लिमिट आपकी 150 लाख की हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, इसमें भी गलती है जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वो कहना चाह रहे हैं मिस्टर ए रजिस्टर्ड पर्सन वॉज पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिट स्कीम अप टू 30 जुलाई 19। However, with effect from 31st July 19, Mr. A become liable to pay tax under regular scheme. Is he eligible for ITC? मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अगर इस पर्सन ने 30 जुलाई 19 तक कॉम्पोजिट स्कीम ली है और 31 जुलाई से ये नॉर्मल स्कीम में आ रहा है, याद करो अगर कोई पर्सन कॉम्पोजिट से नॉर्मल स्कीम के अंदर आता है तो जिस दिन वो नॉर्मल स्कीम में आया उससे एक दिन पहले का जो भी उसका स्टॉक होगा इनपुट का, और जो कैपिटल गुड्स का होगा उस पर 5% ईच क्वार्टर माइनस करने के बाद जो आईटीसी बनेगा वो आईटीसी क्लेम कर लोगे। याद करो सेक्शन नंबर 18। अब कई नालायक बच्चे कह रहे हैं, कह रहे यार ये सेक्शन नंबर 18 क्या है? इधर देखो ध्यान से नालायको, ऐसे मेरी तरफ ऐसे शक्लें मत देखो। आईटीसी के चैप्टर में सेक्शन 16, 17, 18, 18 क्या था? स्पेशल सर्कमस्टांसेस वाले केस में। सेक्शन 18 में लिखा था अगर आप अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड हो रहे हो, अपनी मर्जी से अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड हो रहे हो, लाइबल हो। अगर कॉम्पोजिट से नॉर्मल स्कीम में जा रहे हो या एग्जम्प्टेड सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई बन रही है, तो जो भी आपका स्टॉक बचा होगा उसका आईटीसी क्लेम कर लोगे 1 साल के अंदर। और अगर कैपिटल गुड्स की बात करूंगा उसका भी क्लेम करोगे, बट 5% ईच क्वार्टर माइनस करने के बाद। चेक कर लो, वही केस आ गया जी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर 31 जुलाई को मैं नॉर्मल स्कीम में आ रहा हूं तो 30 जुलाई 2019 तक
सर 30 जुलाई 2019 तक जो भी स्टॉक बचा होगा उसका वो आईटीसी क्लेम कर लेगा, और जो कैपिटल गुड्स होगा 5% ईच क्वार्टर माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसका भी आईटीसी क्लेम कर लेगा। बच्चा कह रहा है सर इंस्टीट्यूट ने आंसर में गलती क्या की है, आप देख लो यहां लिखा है 30 जुलाई 17। 17 तो क्वेश्चन में है ही नहीं, इससे पता लगता है इन्होंने क्वेश्चन 2017 का उठा के डाला हुआ है। ऊपर तो चेंज कर दिया, नीचे चेंज करना भूल गए। एक बच्चा कहता है सर ये छोटी छोटी मिस्टेक हैं, ये तो पता होंगी ना सर। सर मैं आपको क्या कह रहा हूं, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपने कोचिंग लिया, आपको पता है, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके दिमाग में क्या होगा, यार कहीं ऐसा तो नहीं होता कि 2 साल पहले की बात करते हैं। सोच के बोला सर, जिसने 17 पढ़ा उसके दिमाग में क्या आएगा, ऐसा तो नहीं होता कि 2 साल पहले की बात करेंगे। लो में कहीं 2 साल पहले की बात नहीं लिखी। लो में लिखा है जिस दिन तुम नॉर्मल स्कीम में आए उस दिन से एक दिन पहले का जो आईटीसी होगा वो तुम क्लेम कर लोगे। तो सर यहाँ पे 30 जुलाई 2019 कर लेना। वैसे अगर मैं पेपर बनाने वाला होता मैं यहाँ 19 की जगह ना 2020 देता। क्यों देता, आप सब जानते हो, हमारे एग्जाम जून के अंदर है, जून में है, दिसंबर में है। हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर कौन सा एप्लीकेबल है जी, सोच के बोला प्रीवियस ईयर कौन सा एप्लीकेबल है। हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर 2021 एप्लीकेबल है। और अगर हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर 2021 एप्लीकेबल है तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर 2020 होना चाहिए। बट कोई बात नहीं, अगर 19 भी दिया है तो आंसर में यहाँ पे 19 आएगा, 17 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये 3 आंसर सही कर लेना। तीनों ही आंसर गलत दिए हुए हैं जी। पहला आंसर भी गलत है, सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है। थर्ड में क्या गलती है, 30 जुलाई 2019 तक जो बचा हुआ स्टॉक होगा और जो कैपिटल गुड्स होगा 5% माइनस करने के बाद जो बैलेंस स्टॉक होगा उसका आप आईटीसी क्लेम कर लोगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। ये क्वेश्चन किसका है, सेक्शन नंबर 18 जो आपने आईटीसी के चैप्टर में किया था क्वेश्चन नंबर उसका है जी। उसके बाद देखो जी, उसके बाद देखो वो कह रहे हैं डिलाइट ब्रदर, ध्यान से जी, डिलाइट ब्रदर्स engage in the sale of spare part of motor vehicle have opted for composition scheme during the year, मतलब इस साल उसने composite scheme ली है। apart from the sale of spare part of 1.2 crore they also provided fitment maintenance service to their few customer for which they earn revenue 8 लाख रुपए। प्लीज एडवाइज द एलिजिबिलिटी ऑफ डिलाइट ब्रदर ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, ये डिलाइट ब्रदर जो हैं ये स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई कर रहे हैं, और अगर ये स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई कर रहे हैं साथ में सर्विस भी देना चाहते हैं, आपसे बढ़िया कौन जानता होगा सर, अगर मैं गुड्स के साथ में सर्विस देना चाहता हूं, क्या सर्विस अलाउड है, नहीं है, यस अलाउड है। कितने की लिमिट है, बोलो ना, सर्विस वाले केस में कितने की लिमिट है। मुझे गुस्सा मत चढ़ाओ नालायको, बच्चा कह रहा है 50 लाख की लिमिट है। सर मेरा आगे कैमरा पड़ा है, मैं कैमरे के अंदर से घुस के आपके पास आऊंगा फिर आपको डांटूंगा। एक बात मैं बताऊं, 50 लाख की लिमिट सर्विस वाले केस में है। 50 लाख की लिमिट तब है जब सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। सर अगर गुड्स के साथ में सर्विस दे रहे हो, क्या हो गया आपको, कहां गए प्रोविजन। अगर गुड्स के साथ में सर्विस दे रहे हो तो जितनी आपकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर है उसका 10% और 5 लाख विच एवरेज हायर। अच्छा हाँ 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 सर, याद आ गया, याद आ गया। वो 50 लाख तो सिर्फ सर्विस वाले केस में थी, अब कैसे याद आ गया, वही गलती करके आ रहे हो आप। सर सर्विस देना अलाउड है बट एक लिमिट है, लिमिट कितनी है, जितनी टर्नओवर होगी पिछले साल की उसका 10% और 5 लाख विच एवरेज हायर जो होगी उतनी वो सर्विस साथ में दे सकता है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, यहां पे ये देखो, ये आपका साल दिया हुआ है, वो कह रहा है इस साल ना, इस साल इसने सेल की है 1.2 करोड़। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या पिछले साल की टर्नओवर क्वेश्चन में दी है। सर सोच समझ के बोलना ना, क्या पिछले साल की टर्नओवर क्वेश्चन में दी है, क्वेश्चन में दी नहीं है। और अगर पिछले साल की टर्नओवर क्वेश्चन में नहीं है, मेरा आंसर क्या आएगा, यस वो सर्विस दे सकता है। कितनी सर्विस देगा, जो पिछले साल की टर्नओवर होगी उसका 10% और 5 लाख विच एवरेज हायर। अब मुझे टर्नओवर नहीं पता कितनी है, बट 5 लाख की लिमिट तो पता है। अब भैया 5 लाख से ऊपर सर्विस दे रहा हूं, वैसे मैं सर्विस दे सकता हूं बट मुझे देखना पड़ेगा मेरी टर्नओवर कितनी है। जितनी टर्नओवर होगी उसका 10%। एक बच्चा कहता है सर कैसी कैसी बेकार की बातें कर रहे हो, टर्नओवर आपको दी तो है 1 करोड़ 20 लाख रुपए। मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे बाबू, मेरे मेहरून, मेरे बैंगनी कलर के बच्चे, टर्नओवर आपको 1 करोड़ 20 लाख रुपए पिछले साल की दी है, इस साल की दी है, इस साल की दी है सर। उसने क्या बोला है, आपने इस साल देखो ना, इस साल कॉम्पोजिट स्कीम ली है और इस साल आपने स्पेयर पार्ट की सेल की है 1 करोड़ 20 लाख रुपए की।
तो अगर मैंने इस साल 1 करोड़ 20 लाख रुपए की सेल की है तो उस टर्नओवर का 10% नहीं कहते। बच्चा कहता है सर ऐसा कहां लिखा है कि टर्नओवर पिछले साल की लेनी है। इधर देखो ध्यान से नालायक को, आपको मैं लो पढ़वा दूं, आपने मॉड्यूल से ही लो पढ़ लो, बुक्स आपके पास होंगी, मेरी बुक्स भी आपके पास होंगी। एक बार यहां पे पढ़ना क्या लिखा है, लो ध्यान से पढ़ना जी। ए पर्सन हु ऑप टू पे कॉम्पोजिशन स्कीम मे सप्लाई ऑफ सर्विस, वो सर्विस की सप्लाई भी कर सकते हैं अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्नओवर इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख विच एवरेज हायर। मतलब जितनी तुम्हारी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर थी, सर प्लीज ध्यान सुनना, जितनी तुम्हारी पिछले साल टर्नओवर थी उसका 10% और 5 लाख विच एवरेज हायर, उतनी सर्विस तुम इस साल दे सकते हो। अच्छा, मतलब सर आप ये बात कहना चाह रहे हो कि जो इस साल सर्विस है, इस साल की सर्विस डिपेंड करेगी पिछले साल टर्नओवर क्या थी। आंसर इज यस। इस साल तुम कितनी सर्विस दे पाओगे वो डिपेंड करेगा तुम्हारी पिछले साल टर्नओवर क्या थी। जितनी टर्नओवर पिछले साल थी उसका 10% और 5 लाख जो हायर होगा उतनी सर्विस तुम इस साल दे सकते हो। गवर्नमेंट करी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात मैंने सोच के बताना, ये लो आपके सामने है, ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने आपके सामने दिया है सर, मेरे अकॉर्डिंग मेरी समझ से बाहर है इनका आंसर। इन्होंने आंसर में देखो ये क्या लिखा है, आपको मैं दिखाता हूं। इन्होंने आंसर में लिखा है अंडर सेक्शन 10 द रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिट लेवी कैन, वो कह रहे कैन अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चर सप्लाई ऑफ गुड्स प्रोवाइड सर्विस, सर्विस कर सकता है, कह रहे हैं नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ देयर टर्नओवर। पहली बात तो लो ही गलत लिखा है सर, पहली बात तो इंस्टीट्यूट ने लो ही गलत लिखा है जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये गलती जान के नहीं हुई, इन्होंने पुराने आंसर उठा के डाल दिए। और जो मेरा सेल्फ स्टडी कर रहा है वो तो लैंग्वेज पढ़ेगा सर। मैंने क्या बोला, आपके मॉड्यूल में जो 100-150 पेज ऐड हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन है ना वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा और रिवाइज कराऊंगा सर, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना मेरी क्लास का सिंगल बच्चा भी गलती नहीं करके आएगा। सर यहाँ पे 10% ऑफ देयर टर्नओवर आएगा या 10% ऑफ टर्नओवर इन ए स्टेट और इन ए यूनियन टेरिटरी ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आएगा, वो पूरी लाइन आएगी जो आप अभी ऊपर पढ़ के आएगा। उसके बाद और 5 लाख, 5 लाख तो है, विच एवरेज हायर ये तो हमने पढ़ा था। अब ध्यान रखना, इन दिस केस, कमाल की बात देखो आंसर में, इन दिस केस द टर्नओवर रिप्रेजेंटिंग सर्विस कम्स टू 8 लाख विच इज थ्रू लेस देन 10% ऑफ देयर टोटल टर्नओवर। वो कह रहे हैं जो 8 लाख है ना, 8 लाख जो है वो टर्नओवर के 10% से कम है। तो टर्नओवर इन्होंने कितनी मान ली, 1 करोड़ 2 लाख मान ली। अब 1 करोड़ 2 लाख रुपए इन्होंने पिछले साल के टर्नओवर कैसे मान ली, 1 करोड़ 2 लाख रुपए इन्होंने पिछले साल की टर्नओवर कैसे मान ली सर। देखना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, वो कह रहे हैं, उसने क्या बोला जी, हैव ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिट ड्यूरिंग द ईयर, इस साल वो कॉम्पोजिट ले रहा है, अपार्ट फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेयर पार्ट फॉर ₹1.20 करोड़, मतलब उसने इस साल स्पेयर पार्ट की सेल की है 1.20 करोड़। तो मैं ये कैसे मान लूं ये टर्नओवर मेरी पिछले साल की है। सोच के बोला सर ये टर्नओवर कैसे, चलो मान लो मैंने एज्यूम भी कर ली जी, मैंने एज्यूम कर ली कि ये टर्नओवर मेरी पिछले साल की है, उसका 10%, फिर मेरा कितना निकल के आएगा, 12 लाख। हाँ फिर बोल सकता हूं कि सर्विस 8 लाख रुपए की है, इतनी सर्विस आप दे सकते हो। ठीक है जी, देखो तुमने वही बोला है, बट मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट 5 लाख, दस डिलाइड ब्रदर शेल बी एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिट लेवी इन दैट फाइनेंशियल ईयर। वो कह रहे एलिजिबल है गुड्स के लिए भी सर्विस के लिए भी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा कहता है सर फिर करेक्ट आंसर क्या बनेगा, मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर ये बनेगा जी, आप यहाँ पे ये लिख के आओगे 10% ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर कौन सी, पिछले साल की होनी चाहिए, ठीक है, और 5 लाख विच एवरेज हायर। ठीक है, हम आंसर ये दिखाएंगे, बिल्कुल आंसर ये दिखाएंगे, यस वो सर्विस की सप्लाई कर सकता है अगर ये 8 लाख रुपए पिछले साल की टर्नओवर के 10% और 5 लाख विच एवरेज हायर के अंदर है। या आप ये एज्यूम करके आओ कि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि पिछले साल की टर्नओवर भी 1.2 करोड़ थी और उसकी टर्नओवर अगर 1.2 करोड़ थी, उसका 10% 12 लाख है, तो ये 8 लाख रुपए उसके अंदर हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इतनी सर्विस वो दे सकता है। बट कुछ भी करके आना, बट ये गलत लो मत लिख के आना 10% ऑफ देयर टर्नओवर, क्योंकि सर टर्नओवर हमें इस साल की चेक नहीं करनी होती, टर्नओवर हमें पिछले साल की चेक करनी होती है, ये बात ध्यान देना चाहिए। अगर लो गलत लिख के आओगे, एग्जामिनर ने अगर पकड़ लिया ना, आप ये नहीं बोल सकते कि सर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ना यही लैंग्वेज लिखी हुई थी। वो क्या बोलेगा, एक बार पहला पेज पढ़ लो, हमने साफ साफ लिखा है, हमसे गलती हो सकती है। तो भैया तुम तो महाज्ञानी हो ना, तुम तो लो पढ़ के आए हो, तो जो लो तुमने सही वाला पढ़ा है, तुमने सही वाला यहां लो लिख के आना है। ठीक है जी।
तो ये गलत है जी। ठीक है, ये भी आंसर गलत है। आपको जो लो ऊपर मैंने पढ़ाया अभी, आपकी बुक में भी सेम लो लिखा होगा, वही लो आप यहाँ पे लिख के आओगे, उसके बेस पे आप आंसर दे के आओगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? बाकी फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, जैसे ही मेरी वीडियो खत्म होगी ना, आपने कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाल देना है। और जब बच्चे बीच में भी चैट कर रहे हैं, चैट बीच में मत करें सर। आराम से जो भी डाउट्स हैं लिखते रहें, जहां वीडियो खत्म होंगी कमेंट बॉक्स में डाल देना। जितने भी आपके डाउट्स होंगे ना, नेक्स्ट सेशन से पहले वो सारे डाउट्स मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन हमने किए, चारों में कुछ ना कुछ गलती है जी। अब आगे देखो सर, अभी गेम खत्म नहीं हुई, अगला मैं दिखाता हूं जी। अगला क्वेश्चन दिया इंस्टीट्यूट ने, कॉम्पोजिट स्कीम का ही आपको मैं दिखाता हूं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन है जी, ये भी गलत है जी, ये भी गलत है। आपको मैं दिखाता हूं इसमें गलती क्या है। वो कह रहे हैं ए लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है इन पुणे, इन फाइनेंशियल ईयर 18-19। हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल है 2021, बातें हो रही हैं 18-19 की। सर 18-19 में टर्नओवर 100 लाख रुपए चेक करते थे, 150 लाख तो अभी हुई है ना, एक साल पहले। आपको बताओ हो, 150 लाख तो अभी हुई है, पहले 100 लाख की लिमिट थी, क्वेश्चन वो चिपका दिया। अब सोच के बोला, वो कह रहे हैं 18-19 में टर्नओवर जो है उसकी दी हुई है 18-19, तो पहली बात तो 18-19 की जगह यहां पे 2021 आएगा। तो इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाई टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस आर 1,02,60,000। आप खुद देखना, अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट हो ना, वो ऑब्जर्व कर पा रहा होगा, ये क्वेश्चन इन्होंने 100 लाख के बेस पे बनाया हुआ है। 150 लाख के बेस पे तो हो ही नहीं सकता सर, 150 लाख के बेस पे तो हो ही नहीं सकता है क्वेश्चन, क्योंकि अगर 150 लाख के बेस पे होता तो फिगर 1,02,60,000 नहीं होती। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अभी आपको दिखाऊंगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। वो कह रहे हैं 1,02,60,000 टर्नओवर है, इसमें ना ऐसी इनवर्ट सप्लाई भी है जो रिवर्स चार्ज में है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, कॉम्पोजिट स्कीम में एग्रीगेट टर्नओवर में आप सारी टर्नओवर काउंट करते हो। जब कॉम्पोजिट स्कीम में आप एग्रीगेट टर्नओवर लेते हो, आप सारी टर्नओवर काउंट करते हो, बट ऐसी इनवर्ट सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में कवर होती है वो काउंट नहीं करते। सर ऐसी इनवर्ट सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में कवर होती है वो काउंट नहीं करते, याद करो क्लास में डिस्कस किया था। मैंने कहा था सारी टर्नओवर लेना, बट जो इनवर्ट सप्लाई रिवर्स चार्ज में कवर होगी वो नहीं लोगे, और जो जीएसटी और सेस होंगे वो भी काउंट नहीं करोगे। अब देखना जी, वो कह रहे हैं 1,02,60,000 रुपए का ब्रेकअप दिया हुआ है। इंट्रा स्टेट सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज 25 लाख, ये कवर होगी। इंट्रा स्टेट सप्लाई चार्जेबल जीएसटी नील रेट है, ये भी कवर होगी। मैंने कहा था सारी सप्लाई काउंट करते हो। वो कह रहे हैं सेक्शन 11 में एग्जम्प्ट है, ये भी कवर है, बट जो इनवर्ट सप्लाई रिवर्स चार्ज में है ये कवर नहीं है, 2,60,00,000 रुपए। आपने आप बोल देना, सॉरी 2,60,000 रुपए, अगर 2,60,000 हटा दूंगा तो मेरी टर्नओवर कितनी बनेगी, 100 लाख। अब सोच समझ के बोलना, जब ये लिमिट 100 लाख की होती थी 18-19 में, तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे। सर थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये क्वेश्चन बना कैसे होगा। ये कई बच्चे जानने की तैयारी कर रहे हैं, कह रहे भाई ये क्वेश्चन खुद कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कर लेना बस। सर कर लेना, आपको मैं दिखा दूंगा इस बार के एग्जाम में आपके मॉड्यूल में से अगर ना क्वेश्चन बने हुए ना, आप फिर बोल देना विवेक सर आपने झूठ बोला था। सर ये उन्होंने काफी क्वेश्चन ऐड किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मॉड्यूल में ऐड किए हैं, आपको पता ही नहीं है, और आधा बच्चा वो छोड़ के जाएगा, और जो गलत है वो गलत पढ़ के जाएगा, उसको सही भी नहीं करेगा वो। अब सोच समझ के बोलना, यहां पे बच्चा कंफ्यूज क्यों होता था, उसको लगता था 100 लाख की लिमिट है, ये 100 मतलब 1,02,00,000 रुपए है, तो 100 लाख से ऊपर है, कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले पाएगा। अगर आज ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम के अंदर बन जाए, सोच समझ के बोलना, अगर आज ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम के अंदर बन जाए, तो नालायक से नालायक बच्चा भी इसे आंसर देगा। क्यों? क्योंकि अब लिमिट 150 लाख की है। सर अगर लिमिट 150 लाख की है, अगर मैं 1,02,60,000 भी कह रहा हूं, चाहे रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई उसमें कवर है, फिर भी ये कॉम्पोजिट स्कीम ले पाएगा, क्योंकि टर्नओवर 150 लाख तक है। तो आप खुद सोचो, ये क्वेश्चन कब बनाया गया होगा, जब 100 लाख की लिमिट होगी, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। अब देखना इंस्टीट्यूट ने क्या गेम खेला। इंस्टीट्यूट ने आंसर तो बोल दिया कि भैया इसके टर्नओवर देखो डिड नॉट एक्सीड 150 लाख। अब देखना ध्यान से, क्वेश्चन दिया 18-19 का, क्वेश्चन दिया ऊपर 18-19 का, लिमिट नीचे दे रहे हैं 150 लाख की, तो भैया 150 लाख की लिमिट तो भी आई है। 150 लाख की लिमिट तो सर 18-19 में थी नहीं, 18-19 में 100 लाख की लिमिट थी। तो अगर ऊपर 18-19 दे रहे हैं तो नीचे 100 लाख लिखना चाहिए। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग अब मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूं। बच्चा कह रहा है आप फ्रेम करो, अगर आप फ्रेम करते तो क्वेश्चन क्या होता। अगर मैं फ्रेम करता है क्वेश्चन, आज का एग्जामिनर जो फ्रेम करेगा क्वेश्चन, पता क्या बनेगा। पहली बात तो यहाँ 2020 बनाएगा,
दूसरी बात, यहां 1,02,60,000 की जगह 1,52,60,000 आएगा, क्योंकि जैसे ही बच्चा देखेगा तुरंत क्या बोलेगा, 150 लाख से ऊपर है, स्कीम नहीं ले पाएगा। ठीक है, अब मैं फिगर चेंज कर दूं, इस 25 लाख को आप 50 लाख कर दो, उसके बाद जी इस 25 लाख को आप 50 लाख कर दो। अब 50 50 50 1.5 करोड़ हो गए, और ये 2,60,000 ये बाहर करोगे तो पूरी टर्नओवर बनेगी 1.5 करोड़। तो 1.5 करोड़ तक अगर मेरी टर्नओवर भी है तो भी मैं स्कीम ले पाऊंगा, ये इसका आंसर आना चाहिए। और यहाँ पे 19-20 नहीं, यहाँ पे 21-22 करोड़, ये आंसर बनेगा जी करेक्ट। इस तरह से चेंज होंगे सर। ठीक है जी, ये चेंज होंगे तो ये क्वेश्चन में गलती है, ये क्वेश्चन में गलती है जी। यहाँ पे डेट चेंज कर लेना, 2021 कर लेना। 1,02,60,000 की जगह 1,52,60,000 कर लेना। यहाँ 50 लाख कर लेना, यहाँ 50 लाख कर लेना, वहां 50 लाख है ही है, ये 2,60,000 रहने देना। अब अगर 1,52,60,000 में से 2,60,000 हटा दूंगा तो बचेगा 1.5 करोड़। मेरी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो मैं कॉम्पोजिट स्कीम ले पाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इन्होंने पुराना उठा के दे दिया था, इसको हमने अपने अकॉर्डिंग रिवाइज कर लिया। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा भी तो इस तरह से बनेगा जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, चल सकते हैं आगे। आ रहा है मजा और थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है ना, बस फिर ठीक है जी। इधर देखो ध्यान से, अब अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगला क्वेश्चन भी गलत है जी, अगला क्वेश्चन भी गलत है। अगले क्वेश्चन में क्या गलती है आपको मैं दिखाता हूं जी। वो कह रहे हैं ए लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। पहले बताओ ये है क्या, ट्रेडर है मैन्युफैक्चरर है? सर क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, ट्रेडर है मैन्युफैक्चरर है? मैन्युफैक्चरर है। वो कह रहे हैं ए लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इन राजस्थान हैज opted for composite scheme, furnish you with the following information for financial year 1920. It require you to determine its composite tax liability and total tax liability in financial year 1819. Total value of supply including inward supply tax under reverse charge, that is 68 lakh. The breakup of financial year 1920 is as follows. मतलब पहली बात तो ये बात कहना चाह रहे हैं जी, पिछले साल टर्नओवर 68 लाख रुपए थी, उसमें रिवर्स चार्ज इंक्लूड थी, तो अगर वो बाहर निकाल देंगे फिर भी 150 लाख तक है, हम कॉम्पोजिट स्कीम लेने के एलिजिबल है। बट उसने मुझे ये नहीं कहा इस क्वेश्चन में ये बताओ कि तुम कॉम्पोजिट स्कीम लेने के एलिजिबल हो या नहीं हो। मैं दोबारा बोलूंगा जी, उसने मुझे ये नहीं कहा कि तुम इस क्वेश्चन में कॉम्पोजिट स्कीम लेने के एलिजिबल हो या नहीं हो, ये नहीं कहा। उसने ये कहा है कि भैया तुम एलिजिबल हो, तुम स्कीम ले रहे हो, हम तुम्हें सेल बता रहे हैं, उस सेल के बेस पे तुम ये बता दो कंसेशनल टैक्स कितना आएगा। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर ये मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर वाले केस में कंसेशनल टैक्स क्या था जी? आंसर दे पा रहे यार आप? कॉम्पोजिट स्कीम में, नालायक को याद करो, कॉम्पोजिट स्कीम में मैन्युफैक्चरर वाले केस में टैक्स कितना था? 1% था ना। 1% किसका सर? 1% किसका? टर्नओवर का। टर्नओवर में सारी टर्नओवर काउंट करेंगे। याद करो मैंने कहा था ट्रेडर वाले केस में 1% टैक्सेबल सप्लाई का लेते हो, ट्रेडर वाले केस में 1% निकालोगे टैक्सेबल सप्लाई का, और मैन्युफैक्चरर वाले केस में कंप्लीट टर्नओवर काउंट करोगे, चाहे वो टर्नओवर टैक्सेबल हो चाहे एग्जम्प्टेड हो। इन्होंने आंसर में ना, इन्होंने आंसर में देखो क्या किया, जो नील रेटेड है एग्जम्प्टेड है वो सब इंक्लूड नहीं की, और जो 1% निकाला वो सिर्फ 1%, 0.5 और 0.5 कहाँ गया? अरे सीजीएसटी का मांग रहा है क्या वो? तो इन्होंने फिर 0.5 क्यों लगाया? 1% आना चाहिए। अच्छा सीजीएसटी के निकाल रहे होंगे। तो देखो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, इन्होंने यहां पे एग्रीगेट टर्नओवर कितनी आ रही है? 30, और इंट्रा स्टेट सप्लाई, हाँ देखो इन्होंने एग्रीगेट टर्नओवर देखो 60 लाख रुपए आ रही है। अब 60 लाख का 0.5% लगा दिया, 0.5 1% लगेगा। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या ये 60 लाख टर्नओवर सही है? सर ये गलत है। सर अगर ये ट्रेडर होता ना, अगर ये ट्रेडर होता फिर मैं टैक्सेबल सप्लाई का 1% करता, मतलब 0.5 मैन्युफैक्चरर वाले केस में याद करो मैंने कहा था करंट ईयर में जब भी टैक्स कैलकुलेट करोगे तो आप टर्नओवर लोगे, टर्नओवर मींस एग्रीगेट टर्नओवर लोगे। बच्चा कहता है सर कैसी कैसी बेकार की बातें कर रहे हो, हम एग्जम्प्टेड सप्लाई तो काउंट करते ही नहीं ना, हम नील रेटेड सप्लाई कहाँ काउंट करते हैं? याद करो नालायको, जब एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन हमने की थी, मैंने कहा था मैन्युफैक्चरर वाले केस में सारी सप्लाई काउंट करोगे, बस जो इंटरेस्ट और डिस्काउंट होता है, जो इंटरेस्ट और डिस्काउंट है, जो एग्जम्प्ट है, उसको बाहर निकाल दोगे, बस उसको बाहर निकाल के बाकी टर्नओवर तो लोगे ना।
हाँ, ट्रेडर वाले केस में जब करंट ईयर में टैक्स देने की बात आएगी सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई काउंट करोगे। ये बात मैं नहीं कह रहा सर, ये बात मैं नहीं कह रहा, आपको मैं लो में दिखाता हूँ। पेज नंबर 52 पे आप देख लो जी, आपको लो दिया होगा, ये लो, ध्यान से देख लेना जी। मैन्युफैक्चरर वाले केस में, मैन्युफैक्चरर वाले केस में 0.5% ऑफ द टर्नओवर, दोबारा पढ़ो लो में क्या लिखा है, 0.5% ऑफ द टर्नओवर। उसके बाद ये है ट्रेडर वाला केस, ट्रेडर वाले केस में 0.5% ऑफ द टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, मतलब ट्रेडर वाले केस में 0.5% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई लेते हैं, मैन्युफैक्चरर वाले केस में टर्नओवर का लेते हैं, टोटल टर्नओवर का लेते हैं। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में लो दिया होगा, आपके नोट्स में भी लो लिखा होगा, ये बात हमने क्लास में भी समझी होगी कि मैन्युफैक्चरर वाले केस में आपको सारी सप्लाई लेनी होती है, ट्रेडर वाले केस में करंट ईयर में आपको टैक्सेबल सप्लाई लेनी होती है। बट जब क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने मुझे मैन्युफैक्चरर का दिया, जब क्वेश्चन मैन्युफैक्चरर का दिया तो इन्होंने सारी सप्लाई क्यों नहीं ली? तो क्वेश्चन ये गलत है जी, क्वेश्चन ये गलत है। अगर ये मैन्युफैक्चरर का क्वेश्चन है, अगर ये मैन्युफैक्चरर का है तो आप ये 30 लाख भी लोगे, उसके बाद आप ये इंट्रास्टेट सप्लाई 18 लाख भी लोगे, आप ये होली एग्जम्प्टेड 2,40,000 रुपए भी लोगे। हाँ, वो बात अलग है, जो इनवर्ट सप्लाई रिवर्स चार्ज में कवर है वो आप नहीं लोगे, वो नहीं लोगे। उसके बाद इंट्रास्टेट सप्लाई ये चार्जेबल है, ये 30 लाख भी लोगे। तो इसमें सप्लाई पता कितनी बनेगी, 30 लाख प्लस में 30 लाख प्लस में 18 लाख प्लस में 2,40,000, तो भैया 80,40,000 का 1%, मतलब 0.5 CGST 0.5 SGST, तो अगर 1% निकालूंगा 80,40,000 का, तो ये आएगा जी 8,04,000 डिवाइड बाई 2, तो ये 4,02,000 पे CGST आएगा 0.5%, और 4,02,000 पे ही आपका SGST आएगा 0.5%। बस ये बात ध्यान रखिए, इस तरह से आंसर होगा। और अगर ये ट्रेडर है, अगर ये ट्रेडर है फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो 60 लाख रुपए निकाला ये बिल्कुल सही है जी। तो ये चेंज करना है सर इसके अंदर। अब देखो गलती, अब आप खुद देख लो कॉम्पोजिट स्कीम के सारे क्वेश्चन कैसे दिए हुए हैं, मतलब वही बात है ना सर, अब क्वेश्चन बनाने में गलती हो गई, जो बच्चा घर के अंदर पढ़ रहा है उसको क्या लगेगा, ऐसा ही होता होगा, लो में चेंज हो चुका होगा, इंस्टीट्यूट ने कहा है तो यही होता होगा। अब कई बच्चे ना ये भी डरते हैं, अगर दूसरा आंसर लिख के आएंगे तो इंस्टीट्यूट आंसर गलत ना कर दे। कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो सर, जो लो लिख के आओगे वो तो रिवाइज लिख के आओगे ना, और जो आंसर होंगे वो भी रिवाइज लो के बेस पे होंगे। आप ये नहीं है कि अगर यहां गलत दिया है तो एग्जाम में भी गलत लिख के आओगे। मैंने क्या बोला, उसने फर्स्ट पेज पे लिख दिया जी, इंस्टीट्यूट ने लिखा है, हमने अपनी बेस्ट पॉसिबल मैनर से मॉड्यूल बनाया है, इसमें गलती हो सकती है, उसके लिए आप अमेंडमेंट पढ़ लेना, उसको रिवाइज कर लेना। अब ये थोड़ा आप यही मान के बैठ जाओगे जी मैं तो मैन्युफैक्चरर वाले केस में यही आंसर दूंगा, दे आना, काटा बजेगा पूरे 5 नंबर के ऊपर, और कुछ नहीं होगा, फिर आपको दोबारा 6 महीने के बाद एग्जाम देने पड़ेंगे। मैं खुद कह रहा हूं अगर ये क्वेश्चन ट्रेडर का होता फिर आंसर सही था, बट अगर ये मैन्युफैक्चरर का है तो आंसर गलत है। इसमें आपको सारी सप्लाई काउंट करनी है, तो यहाँ पे 60 लाख नहीं 80,40,000 का 1% निकालोगे। हाँ, जो ये सप्लाई है 5 लाख की उस पर लगेगा रिवर्स चार्ज, तो अलग से रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी आपने अलग से निकाल दी है, ये आपकी रिवर्स चार्ज की आकी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है जी। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर है। अब बच्चा कह रहा है सर फिर करेक्ट आंसर क्या लिखें, अगर करेक्ट आंसर यही लिखना है तो मैन्युफैक्चरर काट के ऊपर ट्रेडर लिख दो। अगर करेक्ट आंसर मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है तो फिर आपको ये दोनों सप्लाई भी काउंट करनी होगी, फिर 80,40,000 का 0.5 निकाल देना, उसके बेस पे आंसर रिवाइज कर लेना। ठीक है, दोनों हैं, आपको दोनों लिखने हैं, दोनों लिख लो, ट्रेडर के बेस पे भी कर लो, मैन्युफैक्चरर के बेस पे भी कर लो, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा उसके बेस पे आप आंसर दे आना बस। बट ये आंसर भूल के भी मत दे के आना अगर क्वेश्चन मैन्युफैक्चरर का बनेगा तो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था जी। बताओ जी अब इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है जी, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। लो जी अगले क्वेश्चन पे आओ, अगला क्वेश्चन भी गलत है जी। बच्चा कह रहा है हद हो गई, मतलब एक क्वेश्चन तो बोल दो सही है, मैं नहीं बोलूंगा गलत है, मैं नहीं बोलूंगा गलत है। आपने प्रोविजन पढ़े हुए ना, आप प्रोविजन घर से पढ़ के आए, मैंने पहले भी कहा था कॉम्पोजिट स्कीम वाला चैप्टर रिवाइज करके आना, उम्मीद करूंगा आप घर से पढ़ के आए होगे, एक बार देखना क्वेश्चन में क्या गलती है। वो कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं, लो जी, हम्म, लो जी, वो कह रहे हैं XYZ लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, मैन्युफैक्चरिंग है, हैड इफेक्टेड इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई 20 लाख,
एंड इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई 25 लाख इन फाइनेंशियल ईयर 17-18। क्वेश्चन देखो 17-18 का काम ही खत्म। अभी चल रहा है 20-21, हमारे एग्जाम में 20-21 आना है, क्वेश्चन है 17-18 का, काम ही खत्म जी। आप देख रहे हो क्वेश्चन कितने पुराने उठा के डाले हैं। पेजेस तो बढ़ा दिए मॉड्यूल के, बच्चे को डरा तो दिया कि हमारा पेज 1100 पेज का है, हमारा मॉड्यूल 1100 पेज का, पढ़ लेना। बच्चा जब पढ़ने के लिए बैठेगा तो सर उसके वो आंसर कैसे देखेगा। बट इसमें गलती इंस्टीट्यूट की भी नहीं है सर। हम सिंपल सी बात है, इंस्टीट्यूट कोई बुरा थोड़ा है, इंस्टीट्यूट को उन्होंने क्या बोला कि हमारा मॉड्यूल में पेजेस बढ़ चुके हैं, उसमें क्वेश्चन जो है उसको एक बार आप देख लेना। तो सिंपल सी बात है सर, ये अब ध्यान रखना 17-18 का उन्होंने डाला है, तो आप समझ सकते हो क्वेश्चन किस टाइम का होगा। उसके बाद इन फाइनेंशियल ईयर 17-18 द कंपनी वांट्स टू ऑफर कंपोजिट स्कीम अंडर सेक्शन 10 एज पर जीएसटी कंसल्टेंट एडवाइस। आप एडवाइस करो जीएसटी कंसल्टेंट XYZ को वेदर इट कैन ऑफर कंपोजिट स्कीम, क्या वो कंपोजिट स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकती है। मैं इसका आंसर नहीं दिखा रहा जी, मैं आंसर नहीं दिखा रहा। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, इधर देखो जी, उन्होंने आपको ये साल दिया है 17-18 साल दिए, वो पूछ रहे हैं 18-19 के लिए पूछ रहे हैं जी। ऑब्वियस सी बात है, 18-19 में कंपोजिट स्कीम के एलिजिबल हूं या नहीं हूं कैसे पता लगेगा, पिछले साल के टर्नओवर के बेस पे। मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, जो पिछले साल की टर्नओवर होगी उसके बेस पे ही पता लगेगा ना। उसकी टर्नओवर उसने क्या दी है, उसने कहा 17-18 में ना इंट्रा स्टेट सप्लाई थी, मेरे ख्याल से 20 लाख की दी है। एक बार चेक कर लो, इंट्रा स्टेट सप्लाई उसने दी है, कहां गया, इंट्रा स्टेट सप्लाई उसने दी है हाँ 20 लाख की, और वो कह रहा है इंटर स्टेट सप्लाई जो है वो 25 लाख की है। तो वो कह रहे हैं क्या वो इस साल कॉम्पोजिट स्कीम ले पाएगा। एक बच्चा कह रहा है नहीं नहीं भाई नहीं ले पाएगा, कह रहा है वो इंटर स्टेट सप्लाई दी है, तो इंटर स्टेट सप्लाई दी है तो वो क्यों ले पाएगा। ये वही नालायक बच्चा है जिन्होंने एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन ध्यान से नहीं पढ़ी। ऐसा करना आपको मैं एक बार दिखाई देता हूं। अब यार आप सीएस बनने वाले हो और थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी भी चाहिए, एक बार देख लो। ये एज पर सेक्शन 26 एग्रीगेट टर्नओवर, ध्यान से पढ़ना, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है। ऑल टैक्सेबल सप्लाई, ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई जो रिवर्स शेयर में कवर है वो सब जानते हैं, सारी टैक्सेबल सप्लाई आएंगी, एग्जम्प्टेड सप्लाई भी आएंगी, एक्सपोर्ट भी आएगी, एंड इंटर स्टेट सप्लाई पर्सन हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। इंटर स्टेट सप्लाई भी आएगी। एक बच्चा कह रहा है सर कैसी कैसी बेकार की बातें कर रहे हो, हमने तो जब कॉम्पोजिट स्कीम का चैप्टर पढ़ा था, हमने तो वहां पे ये पढ़ा था कि जो कॉम्पोजिट स्कीम वाले होते हैं वो इंटर स्टेट सप्लाई कर ही नहीं सकते। भाई अगर कॉम्पोजिट स्कीम आपने ली है तो आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। मैं कहा अपनी लाइन पे दोबारा ध्यान दो, आपने बोला क्या। एक बार जो आपने बोला है ना, जो आपने बोला है, एक बार खुद सोचो आपने क्या बोला है। आपने क्या बोला, इंटर स्टेट सप्लाई कौन नहीं कर सकता, जो कॉम्पोजिट स्कीम वाले हैं वो नहीं कर सकते। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है 17-18 में क्या इसने कॉम्पोजिट स्कीम ली हुई थी। सर 17-18 में क्या कॉम्पोजिट स्कीम ली हुई थी। अगर 17-18 में कॉम्पोजिट स्कीम ली होती तो ये इंटर स्टेट सप्लाई दी ही ना होती, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता था। मतलब गवर्नमेंट तो ये कहना चाह रही है भैया पिछले साल तो इसने नॉर्मल स्कीम ली थी, उसकी टर्नओवर टोटल इतनी थी, इस टर्नओवर के बेस पे देख के बताओ क्या वो इस साल कॉम्पोजिट स्कीम ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। और याद करो मैंने क्लास में भी कई बार कहा था कि पिछले साल जब टर्नओवर काउंट करोगे तो उस साल तो इंटर स्टेट सप्लाई कर सकते हो, बट जैसे ही कॉम्पोजिट स्कीम ले लोगे उसके बाद इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। अगर स्कीम लेने के बाद, हाँ जी हेलो, अगर स्कीम लेने के बाद इंटर स्टेट सप्लाई करना स्टार्ट कर दी फिर आप स्कीम से बाहर आ जाओगे। मेरी बातें समझ में आ रही है आपको। ये जो सामने उदास चेहरे बैठे हैं, चेहरे पे मुस्कान कहाँ है। बच्चा कह रहे मुस्कान तो चली गई, मुस्कान नालायक को स्माइल की बात कर रहा हूँ। खुश रहा करो यार, खुश, लाइफ का कुछ भरोसा है आजकल। वैसे देखो कोरोना कितना फैल रहा है, कुछ नहीं पता लाइफ का। मतलब लाइफ तो आजकल एक ऐसा मजाक बना हुआ है, तो जितना टाइम है कम से कम स्माइल कर दिया करो यार, और किसी से जला मत करो। ये मतलब सिंपल सी बात है, मैंने अब लाइफ को इतना ऑब्जर्व करा है ना सर, इतना ऑब्जर्व किया है, कोई कुछ नहीं रखा किसी को बुराई करके। जितना टाइम है सबके साथ खुश रहो, खुशियां बांटो, कोशिश करो अपना बेस्ट देने की। तो उदास चेहरे क्यों लेके बैठे हो। बच्चा कह रहे उदास चेहरे इसलिए लेके बैठे हैं कि हमें प्रोविजन याद ही नहीं आ रहे, और याद आ रहे हैं तो वो टूट टूट के याद आ रहे हैं। इसलिए याद आ रहे हैं क्योंकि आपने घर से रिवीजन सही ढंग से की नहीं है।
और आज मुझे चैप्टर करवाने थे दो, कॉम्पोजिट स्कीम और टाइम ऑफ सप्लाई। मुझे तो लग रहा है कि भाई साहब मेरे ख्याल से आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, अभी कॉम्पोजिट स्कीम ही चल रहा है। तो मैं आज आपको बोल देता हूँ जी, आज आपको बोल रहा हूँ, अभी आपको बोल रहा हूँ, अभी नेक्स्ट क्लास में आने से पहले एक तो टाइम ऑफ सप्लाई, अब ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले टाइम ऑफ सप्लाई अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए। हाँ हाँ मत बोलो, हाँ 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 रिवाइजर रिवाइजर। अब मैं जब टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपको फिर प्रोविजन याद नहीं आएंगे, फिर आप कहोगे यार ये प्रोविजन कहाँ से आ गए। तो सेक्शन नंबर 12, 13, 14 पूरा नोट से और एक बार बुक से देख लेना, ये तीनों अपने करके आने, और एक बार वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई का चैप्टर भी रिवाइज करके आना है। वैल्यूएशन का भी, वैल्यूएशन में सेक्शन 15, 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5, तो अपने दो चैप्टर नेक्स्ट क्लास में करके आने हैं। अगर आप नहीं करके आपको डांटूंगा, देख लो। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे डाल देंगे कि सर हमने रिवाइज कर ली है, हमसे क्वेश्चन पूछ लो। जब वीडियो खत्म होगी ना, मैं चेक करूंगा सबके मैसेज कि जिस जब जब रिवीजन होगी ना, डाल देना सर हमारे चैप्टर हो चुके हैं रिवीजन, अब आप अगले सेशन में कोई भी क्वेश्चन टाइम ऑफ सप्लाई का, वैल्यूएशन सप्लाई का करा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो इधर देखो, ध्यान से इधर देखो, अब जिस क्वेश्चन पे तो उस क्वेश्चन पे आओ जी। अभी आपका 17, 18 है, एक सेकंड रुकना। बच्चा कह रहा क्या हो गया सर, हुआ कुछ नहीं है, लाइट चली गई है और ये फैन जो है ना, ये घूं 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 करता है, तो इस फैन को बंद ही कर दूं, क्योंकि चलने से बढ़िया तो बंद ही कर दो, घूं 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 कर रहा है नालायक। इन्वर्टर के ऊपर पता नहीं क्या होता है, ऐसा ना हो क्लास बंद हो जाए। पहले फटाफट से क्लास देख लो, गर्मी के अंदर मैं बैठूंगा, गर्मी की दिक्कत नहीं है मेरे को, क्लास बीच में बंद नहीं होनी चाहिए। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूँ, सोच के बताना जी। अब 17, 18 के टर्नओवर दी है, 20 लाख की है, 45 लाख ली है, तो एग्रीगेट टर्नओवर में पूरा काउंट करूंगा। एग्रीगेट टर्नओवर कितनी होगी, 25 या 45 लाख होगी। अब अगर 45 लाख है, अगर 45 लाख है, 150 लाख तक है, तो क्या करंट ईयर में कॉम्पोजिट स्कीम ले पाएगा, नहीं ले पाएगा? आंसर इज यस, ले पाएगा। बट मैं ये लिखूंगा कि ये कॉम्पोजिट स्कीम के एलिजिबल तो है, बट जब ये कॉम्पोजिट स्कीम ले लेगा तो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। सर अगर एक बच्चा कहता है मैं तो ये एज्यूम करके बैठ रहा हूं जी, जब इसने यहां की है तो यहां भी करेगा, फिर तो आप साफ साफ बोल दो नॉट एलिजिबल है। बट लो सर कभी ऐसे नहीं होता। एक बात मैंने थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना, थियोरटिकली मत सोचना, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना। अगर मैंने अभी नॉर्मल स्कीम ली है तो मैं दूसरी स्टेट में सप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि नॉर्मल स्कीम ली है मैंने, अभी अभी मैं नॉर्मल स्कीम में हूं, या अभी मैं जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हूं, मैं दूसरी स्टेट में सप्लाई कर रहा हूं। तो गवर्नमेंट कह रही विवेक अगर तू कंपोजिट में आना चाहता है, तूने अभी तक इंटर स्टेट सप्लाई किया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तेरी एग्रीगेट टर्नओवर में सारी टर्नओवर काउंट करेंगे। अगर 150 लाख तक है तो कंपोजिट स्कीम ले पाएगा, बट जब तू कंपोजिट स्कीम ले लेगा तो ये बात ध्यान दियो, तू सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई कर सकता है, इंटर स्टेट नहीं कर सकता। क्योंकि जहां तूने इंटर स्टेट सप्लाई करना स्टार्ट की, हम सारी की सारी स्कीम जो होगी वो उस स्कीम से बाहर आ जाएगा। तो मेरी फैमिली के बच्चों बस इतनी बात ध्यान देना, कॉम्पोजिट स्कीम लेने के बाद इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, उससे पहले तो इंटर स्टेट कर सकता हूं ना। हाँ अगर मैं ये बात बोल दूं कि नहीं जी नहीं, मैं तो इंटर स्टेट सप्लाई करूंगा ही करूंगा, मैं नहीं रोकूंगा, फिर गवर्नमेंट बोलेगी तू एलिजिबल नहीं। भाई अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मैं इंटर स्टेट सप्लाई करूंगा ही करूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, तो गवर्नमेंट बोलेगी तू एलिजिबल नहीं है। बट जब मैं कह रहा हूं कि मैंने इस साल की है, टर्नओवर मेरी 50 लाख है, अगले साल से नहीं करूंगा, तो मैं एलिजिबल बन जाऊंगा ना। ठीक है, तो आपको मैं दिखाता हूं, देखो इंस्टीट्यूट ने आंसर क्या दिया। इंस्टीट्यूट कह रहा है जी, आंसर देख लो इंस्टीट्यूट का आंसर क्या है। इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया है, एज पर द प्रोविजन ऑफ 10 ए मैन्युफैक्चरर कैन ऑफर कॉम्पोजिट स्कीम इफ ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। ऑब्वियस ही बात है, बट वो कब, जब वो कॉम्पोजिट स्कीम ले लेगा। इन दिस केस XYZ लिमिटेड हैज इफेक्टेड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, हेंस इट कैन नॉट ऑफर कॉम्पोजिट स्कीम। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर पूरा कंप्लीट नहीं है सर। ये लिखना चाहिए पिछले साल की टर्नओवर 45 लाख रुपए है, वो एलिजिबल है कॉम्पोजिट स्कीम के, प्रोवाइडेड, कंडीशन डालनी चाहिए प्रोवाइडेड, अगर वो कॉम्पोजिट स्कीम ले लेगा तब वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। या आप ये एज्यूम, या आप क्या करके आओगे, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये करंट ईयर के अंदर भी इंटर स्टेट सप्लाई करेगा, इसलिए ये इन एलिजिबल होगा, आप ये लिख के आओगे। पूरा कंप्लीट लिख के आना जी, ये बच्चों वाली बातें मत करना।
उन्होंने आंसर दे तो दिया, बट मेरा सिंपल सा मोटिव ये निकल के आ रहा है, कहीं भी बेयर लो में आप चेक कर लो, सेक्शन 10 चेक कर लो, सेक्शन 10 में कहीं नहीं लिखा जिसने पिछले साल इंटर स्टेट सप्लाई की है वो करंट ईयर में कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले पाएगा। उसमें यह लिखा है कि कॉम्पोजिट स्कीम लेने के बाद इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। कॉम्पोजिट स्कीम लेने के बाद इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, कॉम्पोजिट स्कीम लेने से पहले तो कर सकते हो ना। तो अगर आपने पिछले साल की थी वो तुम्हारी टर्नओवर में काउंट हो गई है और वो 150 लाख तक है, तभी तो मैंने कहा एलिजिबल हो। अब तुम एलिजिबल हो, तुम स्कीम ले रहे हो, ये ध्यान देना, स्कीम लेने के बाद तुम इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर पाओगे, बात खत्म। ऐसा थोड़ा है कि आपने यहां इंटर स्टेट की है तो यहां स्कीम नहीं ले पाओगे। क्या पता तुम इस साल इंटर स्टेट सप्लाई करो ही ना। मेरी बात समझ पा रहे हो कहना क्या चाह रहा हूं सर? तो लो को पढ़ने का तरीका होता है, लो को लिखने का तरीका होता है। और मेरे ख्याल से सारी बातें आपको क्लास की ध्यान आ रही होंगी। क्लास में हमने बहुत टाइम लगाया था इस कॉन्सेप्ट को समझने में। ये देखो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा यस, ये कॉम्पोजिट स्कीम ले सकता है, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड ये करंट ईयर में इंटर स्टेट सप्लाई ना करे। या सेकंड आंसर ये बनेगा कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये इंटर स्टेट सप्लाई करता है हर साल, एवरी ईयर, इसलिए इसको इन एलिजिबल माना जाएगा कॉम्पोजिट स्कीम के। बट ये कोई लॉजिक नहीं है कि पिछले साल इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है तो इसलिए इस साल इन एलिजिबल हो गया, ये कोई लॉजिक नहीं है जी। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर था जी, हो गया जी। अब आगे देखना जी, अगला क्वेश्चन देख लो जी, आगे देखो जी अगला क्वेश्चन। गर्मी हो गई, इधर देखो अगला क्वेश्चन जी। अगला क्वेश्चन देखना जी, वो कह रहे हैं नॉर्मल टैक्सेशन एंड कॉम्पोजिट स्कीम, मिस्टर ए रिटेलर हु कीप नो इन्वेंट्री, उसके पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, प्रेजेंट द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर। एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन है, वो कह रहे हैं परचेज ऑफ गुड्स है 50 लाख के, जीएसटी 5% है, गुड्स परचेज के 50 लाख के, जीएसटी 5% है, सेल एट फिक्स सेलिंग प्राइस इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, सेल प्राइस फिक्स है दोनों का, 60 लाख रुपए दोनों में सेल की है, जीएसटी सेल पे 5% है, डिस्कस डिस्कस वेदर ही शुड ऑफर कॉम्पोजिट स्कीम इफ ही कॉम्पोजिट टैक्स इज 1% ऑफ टर्नओवर, expenditure of keeping detailed statutory record required under GST law will be 1,20,000 per annum, which shall be reduced 50,000 if composite scheme is opted। मतलब अगर जीएसटी स्कीम लोगे तो 1,20,000 पे खर्चा होगा, कॉम्पोजिट में 50,000 खर्चा होगा। अदर एक्सपेंडिचर आर ₹3 लाख पर एनम, ये दोनों के अंदर सेम होंगे। एक बात मैंने सोच के बताना जी, एक बात सोच के बताओ। मैं पहले बात करूंगा नॉर्मल स्कीम की, इधर देखो ध्यान से। हेलो अंकल के आंखें जो बंद करके बैठे हैं, क्या हो गया, मेडिटेशन कर रहे हो? मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, बच्चा आंखें बंद करके ऐसे 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 कर रहा है नालायक, मुझे लगा समझ में आ रहा है सब कुछ, मुझे क्या पता नींद आ रही है इसको। सीधो के बैठो ध्यान से नालायक, बस 2-3 क्वेश्चन की बात और है सर, 2-3 क्वेश्चन की बात और है, उसके बाद फिर हम सेशन ओवर कर देंगे। बट नेक्स्ट सेशन में ऐसे ओवर नहीं करूंगा, नेक्स्ट सेशन में टाइम ऑफ सप्लाई भी करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई भी करेंगे। आज तो मैं छोड़ रहा हूँ आपको, क्योंकि जो आपके चेहरे मुझे दिख रहे हैं ना उदास से, ये मासूम से चेहरे, ऐसे उदास चेहरे दिखने चाहिए मुझे। इधर सुनना ध्यान से, एक बात मैंने सोच के बताओ जी, मैं नॉर्मल स्कीम की बात कर रहा हूं जी, मैं कॉम्पोजिट स्कीम की बात ही नहीं कर रहा। अगर मैं नॉर्मल स्कीम में हूं, मैंने कोई सामान परचेस किया, उस सामान पे जो भी मैंने जीएसटी दिया, क्या उसका मुझे आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा? यस मिलेगा। तो अगर मैंने, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर मैंने 50 लाख रुपए का सामान परचेस किया, 5 लाख रुपए जीएसटी पे किया, तो उसका मुझे मिल जाएगा आईटीसी। मेरी कॉस्ट कितनी बनेगी? 50 लाख बनेगी। चेक करो, देखो कॉस्ट मेरी 50 लाख है। सर कॉम्पोजिट स्कीम में तो कॉस्ट इन्होंने 52,50,000 दी हुई है, आपने वो पढ़ा ही क्यों? मेरे समझाने से पहले ही पढ़ लिया। सुनो ध्यान से, वो 52,50 क्यों दी है, याद करो, कॉम्पोजिट स्कीम वाले केस में आईटीसी नहीं मिलता। याद करो सर, अगर आप कॉम्पोजिट स्कीम लोगे उस केस में कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा, और अगर उस केस में कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा, मेरी कॉस्ट में ऐड होगा। तो 50 लाख का 5% 2.5 लाख रुपए, देखो कॉस्ट में ऐड हो गया। तो यहां मेरी कॉस्ट बनेगी 50 लाख और यहां मेरी कॉस्ट बनेगी 52,50,000। पहला केस तो ये हो गया। उसके बाद देखो जी, मेंटेनिंग रिकॉर्ड के चार्जेस 1,20,000, यहाँ 50,000, उसने बोला था यहाँ 120, यहाँ 50 है, और ये जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर है यहाँ 3 लाख, यहाँ 3 लाख, तो टोटल कॉस्ट मेरी निकल के आ गई 54,20,000 और यहाँ पर आ गई 56, मतलब 56 आ गई। सेल आपको दिया हुआ है जी, सेल आपको दिया है, सेल आपकी है 60 लाख रुपए और यहां भी सेल 60 लाख रुपए है, मतलब दोनों सप्लायर सामान बेच रहे हैं 60 लाख का। वो कह रहे हैं इस 60 लाख में ना, इस 60 लाख में टैक्सेस इंक्लूड है। हाँ जी, इस 60 लाख में टैक्सेस इंक्लूड है।
तो अगर 60 लाख में टैक्सेस इंक्लूड हैं तो 60 लाख डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाई 100, तो ये आएगा 57,14,286, ये निकल के आ गया जी। 57,14,286 ये निकल के आ गया। बच्चा कह रहा है सर कैसे निकाला है, कैसे निकाला है बता दो ना। एक बात मुझे बताओ, आपने वैल्यूएशन के चैप्टर में, हेलो भैया इधर देखो, आपने वैल्यूएशन के चैप्टर में रूल नंबर 35 की है। रूल नंबर 35 में क्या लिखा था, अगर वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्स दी हो तो एक्सक्लूसिव कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे जो 60 लाख रुपए हैं इसमें 5% जीएसटी इंक्लूड है, तो ये 60 लाख रुपए जो हैं 105% के बराबर है। 105 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ गई। मतलब इतनी वैल्यू जीएसटी एक्सक्लूड करके है, तो देखो वही वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। बच्चा कहता है सर फिर ये 60 लाख पे तो इन्होंने डायरेक्टली 1% लगा दिया, इसलिए लगा दिया क्योंकि कॉम्पोजिट स्कीम वाले चेक करो सर जीएसटी कभी भी कस्टमर से चार्ज नहीं करते, अपनी जेब से पे करते हैं। याद आ रहा है कुछ पॉइंट आपको? कॉम्पोजिट स्कीम वाले याद करो, अगर मैंने कॉम्पोजिट स्कीम ली है तो जो 1% टैक्स होगा उसको मैं अपनी जेब से पे करूंगा, कस्टमर से चार्ज नहीं करूंगा। तो इसमें इंक्लूसिव वाला लो मत लगा देना। इसमें 60 लाख का 1% 60,000 पे आ गया, तो आ गया 59,40,000। अब सोच समझ के बोलना जी, सोच समझ के बोलना। ये मेरी सेल है नेट ऑफ टैक्सेस और ये मेरी कॉस्ट है। कॉस्ट आपकी आ रही है इतनी, कॉस्ट आपकी आ रही है इतनी, और सेल आपकी आ रही है टैक्सेस इतनी, तो आपका प्रॉफिट हो गया 2,94,286 और 3,40,000। तो आपका ज्यादा प्रॉफिट किस में है? कॉम्पोजिट स्कीम में। तो मेरे लिए कॉम्पोजिट स्कीम बड़ी है। आपको ये क्वेश्चन के अंदर बताना था। आपको ये बताना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेम बनेगा, सेम बनेगा 5 नंबर का, सेम क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर का। वो ये बोलेंगे इन दोनों में से कौन सी स्कीम बढ़िया है, वो कौन सी स्कीम लेगा, ये आपको बताना। उसने बोला था ना कि आप बताओ जी, आप कंसल्ट करो, उसने आपको डाटा दे दिया, कंसल्ट करो दोनों में से कौन सी स्कीम बढ़िया है। तो यहाँ जहां मेरे प्रॉफिट ज्यादा होंगे, देखो सेल प्राइस दोनों में सेम है, सेल प्राइस दोनों में 60 लाख है, यहाँ पे कॉस्ट का फर्क आ गया। और दूसरा, यहाँ टैक्सेस आपके ज्यादा हैं, यहाँ टैक्सेस आपके कम है। अब यहाँ टैक्सेस कम होने की वजह से प्रॉफिट आपके बढ़ गए, जबकि कॉस्ट यहां ज्यादा है। नहीं यार ये बात समझ में? सर कॉम्पोजिट स्कीम वाले में कॉस्ट ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा होने के बावजूद भी प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं। रीजन बीइंग क्योंकि वहां पे सेल प्राइस में टैक्सेस कम है। नॉर्मल स्कीम वाले में कॉस्ट कम है, कॉस्ट कम होने के बाद भी प्रॉफिट कम आ रहे हैं, रीजन बीइंग वहां टैक्सेस ज्यादा है। आप खुद सोचो, यहाँ 5% जीएसटी है और यहाँ 1% है, फर्क तो पड़ेगा पड़ेगा ना। तो यहाँ पे 60,000 पे टैक्स है, वहां 2,85,000 पे, कितना फर्क पड़ गया। तो इसलिए फायदा किस में आ रहा है? नॉर्मल स्कीम में। क्यों? 3,40,000 का प्रॉफिट आ रहा है। देखो यहाँ पे लिखा होगा जी, हैंस कॉम्पोजिट स्कीम शुड बी ऑप्टेड, ये स्कीम आपको ऑप्ट करनी चाहिए जी। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो जी मुझसे पूछ लेना। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है और एग्जाम में पूरी पूरी उम्मीद है अगर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बना तो काफी सारे बच्चे गलती करके आएंगे। वो पता क्या गलती करके आएंगे? वो 60 लाख में ना, 60 लाख में पता क्या करेंगे? डिवाइड बाय 101 और मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, जो बिल्कुल गलत है। 60 लाख का तो डायरेक्टली 1% निकालना है, और इस केस में आपको 60 लाख डिवाइड बाय 105 और मल्टीप्लाई 100 उस बेस पे कैलकुलेशन करनी है। तो आपकी सेल आ गई नेट ऑफ टैक्सेस, कॉस्ट आपको दी हुई है, तो कॉस्ट में से अगर आप सेल माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट ज्यादा है कॉम्पोजिट स्कीम में, तो वो स्कीम आपके लिए बड़ी है, ना कि नॉर्मल स्कीम आपके लिए बड़ी है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया जी, ये लो जी। ठीक है, अब एक बार आ जाओ जी, ये वाला क्वेश्चन देख लो जी। क्वेश्चन एक बार देखना जी, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है ये, मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है शायद। हाँ लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, नहीं लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद भी ये तो क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। उसके बाद हाँ लास्ट क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। लो जी, ये क्वेश्चन देख लो एक बार, कहाँ पे गया, ये रहा। XYZ लिमिटेड इज हैविंग 2 फैक्ट्री, उसकी 2 फैक्ट्री हैं जी, XYZ की 2 फैक्ट्री हैं। वन फैक्ट्री इज लोकेटेड इन राजस्थान, is manufacturing ready-made garments, and another factory located in Gujarat is engaged in manufacturing of auto component. The turnover detail financial year 17-18। जब मैं 17-18 को देखता हूं ना तो मेरे सीने में गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि 17-18 कितना पुराना है, अब 20-21 की बात चल रही है। तो आप खुद समझ लो, क्वेश्चन देखो वहां से उठाया, क्वेश्चन डाला नया है बट उठाया पुराना है। अब यहाँ पे तो पहले तो यहाँ पे करो अपने एग्जाम के बेस पे 2021 करो। अच्छा वो कहना चाह रहे जी उसकी इंट्रा स्टेट सप्लाई है
28 लाख रुपए, गुजरात में 18 लाख रुपए, टोटल है 46 लाख रुपए। कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है कंपनी वॉन्ट्स टू ऑफर कॉम्पोजिट स्कीम फॉर फैक्ट्री इन राजस्थान एंड टैक्स एट नॉर्मल रेट इन गुजरात, एडवाइस। याद करो सर, अगर सेम पेन में दो जगह ब्रांचेज हैं तो मैंने कहा था स्कीम लेनी है तो सबको लेनी है, छोड़नी है तो सबको छोड़नी है। ऐसा हो ही नहीं सकता राजस्थान वाले कहें जी मैं कॉम्पोजिट स्कीम लूंगा, गुजरात वाले कहें मैं नॉर्मल स्कीम लूंगा, और है फैक्ट्री एक ही पर्सन की। अगर ये दोनों के पैन कार्ड अलग अलग होते फिर तो बात खत्म हो जाती, क्योंकि पैन कार्ड अलग अलग है, एसएससी अलग अलग है, फिर तो बात खत्म हो गई। बट अगर दोनों के सेम पेन है, सेम पेन में दो ब्रांचेस हैं भैया, चाहे अलग अलग स्टेट में है, सबकी एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करोगे। और अगर स्कीम लेनी है तो सबको एक साथ लेनी पड़ेगी, और अगर छोड़नी भी है तो सारे एक साथ छोड़ेंगे। ठीक है, अपने आप बोल दो, क्या ये दोनों एक के लिए कॉम्पोजिट और एक के लिए नॉर्मल स्कीम ले पाएंगे? आंसर इज नो। एडवाइस मैं क्या करूंगा, एडवाइस तो गलत ही है जी। अकॉर्डिंग टू 10(2) ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पेन, लिखा ना सेम पेन, have to offer composite scheme if one offer regular levy for one registered person, other become ineligible for composite levy. Thus, XYZ cannot offer composite scheme in Rajasthan and pay normal tax in Gujarat. मतलब वो ऐसा नहीं कर सकता। अब वो डिसाइड कर ले, या तो दोनों के लिए कॉम्पोजिट स्कीम लेनी पड़ेगी या दोनों के लिए नॉर्मल, अब वो उसके ऊपर है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तुम्हें क्या करना है, क्योंकि लॉ में तो ये लिखा है अगर सेम पेन की बात है तो मिलेगी तो सबको मिलेगी, अगर नहीं लेनी तो किसी को भी स्कीम नहीं मिलेगी, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया। ये सही है, पहली बार एक क्वेश्चन सही दिया हुआ है जी, उसमें बस डेट चक्कर है, 17, 18, 20, 21 आएगा, बाकी आंसर सही है। तो चक्कर शुक्र है, एक तो सही है। आगे देखो जी, अगला दिए न्यू स्कीम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 19। अच्छा, अब ये सेक्शन ना 10(2)A हो चुका है। यहाँ पे भी यहाँ पे 10(2)A नहीं लिखा, नोटिफिकेशन लिखी है। अब ये नोटिफिकेशन पहले इशू हुई थी, अब ये 10(2)A हो चुका है। याद करो सेक्शन 10(2)A, आपको मैंने कहा था क्लास के अंदर कि पहले एक नोटिफिकेशन थी, फिर अब 10(2)A हो चुका है जी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन सिंपल है। यहाँ पे क्वेश्चन है जी, अच्छा ये जो सेक्शन 10(2)A है ये स्कीम किसके लिए है? सिर्फ सर्विस वालों के लिए। अगर मैं रेस्टोरेंट सर्विस वाला हूं फिर तो 150 लाख की लिमिट है। नहीं यार, ये बात समझ में। अगर मैं रेस्टोरेंट सर्विस वाला हूं फिर तो 150 लाख की लिमिट है। रेस्टोरेंट के अलावा कोई भी सर्विस देना चाहता हूं, अलग से सर्विस देना चाहता हूं, तो लिमिट 50 लाख है। सर गुड्स के साथ में सर्विस देना चाहता हूं फिर तो वही 10% और 5 लाख, विच एवर इज हायर। सर मैं गुड्स की सप्लाई करना चाहता हूं, 150 लाख की लिमिट है। सर मैं रेस्टोरेंट सर्विस देना चाहता हूं, 150 लाख की लिमिट है। सर मैं रेस्टोरेंट के साथ कोई दूसरी सर्विस देना चाहता हूं तो भी आपकी रेस्टोरेंट वाले केस में 150 लाख की, सेकंड सर्विस में वो 10% की लिमिट लगेगी। अगर आप सिर्फ सर्विस देना चाहते हो, जैसे मेरी कोचिंग की सर्विस, डिजाइनिंग की सर्विस, एडवोकेट की सर्विस, मतलब कोई भी सर्विस है, कोई भी सर्विस अलग से देना चाह रहे हो, ना तो वो गुड्स के साथ देना चाह रहे हो और ना ही वो रेस्टोरेंट सर्विस के साथ देना चाह रहे हो, मतलब अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है उसके लिए स्कीम लेके आई है। और सर्विस कैसे? अकेली सर्विस, तो उसके साथ 50 लाख की लिमिट है। आप सबने पढ़ा 10(2)A, पिछले साल 50 लाख तक टर्नओवर होगी, तो करंट ईयर में 50 लाख तक की सप्लाई पर आप कंसेशनल टैक्स पे करोगे। और आप सब जानते हो रेट ऑफ टैक्स क्या है, 6% है। मैन्युफैक्चरर केस में 1%, ट्रेडर केस में 1%, रेस्टोरेंट सर्विस वाले केस में 5%, और सिर्फ सर्विस वाले केस में 6%। और अगर गुड्स के साथ में सर्विस दे रहे हो तो जो सर्विस का पोर्शन होगा वहां पे 1% होगा। ये जो 6% है एप्लीकेबल तब, सिर्फ तब होगा अगर आप 10(2)A में कवर होते हो। और 10(2)A में सिर्फ तब कवर होगे अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं। अगर मैं गुड्स वाला हूं या सर्विस वाला हूं, रेस्टोरेंट सर्विस वाला हूं, तो आप कहां जाओगे? 10(1) में जाओगे। 10(2)A तुम्हारे लिए नहीं है। अब देख लो जी क्वेश्चन, ए ट्रेडर, हाँ जी, ए ट्रेडर इन गुड्स, एक गुड्स का ट्रेडर है, उसकी टर्नओवर है 45 लाख इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। वो चाहता है जी मैं नई वाली स्कीम ले लूं जो 10(2)A के अंदर है, क्या वो ले सकता है? आंसर इज नो। देखो, नो, ट्रेडर कैन नॉट ऑफर न्यू स्कीम, क्योंकि वो ऑलरेडी सेक्शन 10(1) में कवर है, उसके लिए 10(2)A नहीं है। तो 10(2)A नॉर्मली सर्विस के लिए है सर। ठीक है, अगर आप साथ में सर्विस एंड गुड्स दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप 150 लाख की लिमिट के अंदर जाओगे। ठीक है जी, तो ये अगला क्वेश्चन तो गलत दिया हुआ, इसको यहाँ से क्रॉस कर देना। ठीक है, अब यहाँ तक लो जी, उसके बाद मेरे ख्याल से हमारा चैप्टर खत्म हो गया जी, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया। अब वैसे तो आपको मैं अगर दिखाऊं, आज मैं टाइम ऑफ सप्लाई के भी क्वेश्चन, ये देखो इसके आंसर मैं छुपा छुपा के लाया था।
मुझको ये था कि टाइम ऑफ सप्लाई भी आज हम करेंगे, बट कई नालायक बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता कि भैया रिवीजन क्या करना है, कैसे करना है। तो आज मैं दोबारा बोल रहा हूँ, काफ़ी सारे बच्चों ने मे भी नया सेशन ज्वाइन किया होगा। आज हमने कॉम्पोजिट स्कीम की है, बट अगले सेशन में, आज हमारा क्या है, थर्सडे है ना, सैटरडे को, सैटरडे को टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई आप एक बार घर से रिवीजन करके आओगे। बस अगर एक बार आपने रिवाइज कर लिया ना, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन करने से पहले प्रोविजन मैं रिकॉल करवा दूंगा, बट कम से कम एक बार आपने पहले पढ़ा हो कि हाँ हमने ऐसा पहले कुछ पढ़ा है। और सर सही बता रहा हूं, अगर ऐसे चैप्टर वाइज आप रिवीजन करते चले गए ना, आप देख लेना जीएसटी कितना बढ़िया खत्म होगा हमारा। जीएसटी के सारे क्वेश्चन भी खत्म हो जाएंगे, सारे चैप्टर की रिवीजन भी हो जाएगी, और इवन मॉड्यूल नहीं, अभी हमें सीए वाले क्वेश्चन भी करने हैं, सीएमए वाले भी कराऊंगा, और भी कई क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन की दिक्कत नहीं होगी जी। इतनी वैरायटीज कर लेंगे एग्जाम में, मेरे कोडिंग अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट उसके लिए आपने भी साथ देना है, आपने एक बार घर से रिवीजन करके आना है। ठीक है, उम्मीद करूंगा कॉम्पोजिट स्कीम के सारे क्वेश्चंस आपने रिवाइज कर लिए होंगे। आप रिवाइज लो के बेस पे चलोगे। कहीं दिक्कत आ रही है, जिन बच्चों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, नहीं है कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, बाकी नहीं तो मैं सबको नंबर दे दूंगा, आराम से मुझे व्हाट्सएप कर देना, कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कई बार रिप्लाई थोड़ा लेट आता है, ये बात नहीं मैं कहूंगा कि रिप्लाई एकदम आता है सर, क्योंकि सारा दिन मेरे बैचेस चलते हैं, सुबह 8 बजे से लेके रात को 8:30 बजे तक मेरा एक कमरा है और एक कैमरा है, और मैं यहाँ पे होता हूँ और कोई भी नहीं होता। मतलब पूरे 12 घंटे की रिकॉर्डिंग चलती है। क्यों? आपका देखो सेशन है, प्रोफेशनल का बैच चल रहा है, एग्जीक्यूटिव का चल रहा है, फिर एग्जीक्यूटिव वालों की रिवीजन क्लास चल रही है, नोट्स पे काम चल रहा है, सीए वालों का एक बैच चल रहा है, इतने सारे बैचेस चल रहे हैं, तो टाइम मिलता नहीं है। बट मैंने कमिटमेंट की थी कि मैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, कमिटमेंट में पूरा खरा उतरूंगा। बस एक बार आप अगर थोड़ी सी पहले से रिवीजन करके आ जाओगे ना, थोड़ा सा काम मेरा आसान हो जाएगा। ठीक है, बाकी आने वाले टाइम में सब ध्यान रखना, टेस्ट सीरीज मैं बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूं जी। एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल की दोनों की टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी लॉन्च करूंगा, सेम आपके पेपर जैसे एग्जाम में बनते हैं ना, उस लेवल पे होगी। और उससे पहले हमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ताकि थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, फिर हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। ठीक है जी, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे अब नेक्स्ट सेशन में। उससे पहले आपने टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई एक बार रिवीजन करके आनी है, और कॉम्पोजिट स्कीम में कोई भी डाउट होगा आपने मुझसे पूछना है जी। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच। और नालायक को लाइक करके जाना, और दोस्तों का शेयर जरूर करना, जिनको नहीं पता उन्हें बता देना भैया रिवीजन हो रही है, क्वेश्चन हो रहे हैं, ताकि उनको बाद में दिक्कत ना आए। और ये कई नालायक बच्चे जो डिसलाइक करके जाते हैं ना, पाप लगेगा, किसी की मेहनत पे ऐसे करते हो ना, भगवान देख रहा है। नालायक को अच्छे कर्म किया करो। बाय बाय जी, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।